उसी समय मैं हट गया। आपको लगा उस समय? नहीं, हमने गड़बड़ी है? कमेटी में बहुत गड़बड़ी थी और मुझसे बहुत नोकझोंक भी होती थी। मेरी बातों को नहीं मानते थे। मुझे पहले सदस्य वाइस प्रेसिडेंट बना दिए, जबकि वाइस प्रेसिडेंट स्वारथ जी थे उस समय, तो उनको जनरल सेक्रेटरी बनाए। उसी बीच एलवी रिजाइन दे के चले गए, एक ही साल बाद, दो साल बाद। हमारे पैनलिस्ट आर्यन जी का सवाल है। डॉक्टर साहब, आप जो बोल रहे हैं उसमें कुछ मेरे दिमाग में सवाल आया। जिस समय आप थे, अभी आपने बताया कि कुछ गड़बड़ियाँ आपको समझ में, तो उसको जरा क्लियर करिए, क्या क्या गड़बड़ी है? जैसे भी वहाँ पे जो मिनट बुक लिखी जाती है, जो मीटिंग हुई, बात हुई, किसी पे चर्चा हुई, तो वो बाद में उसमें कुछ संशोधन कर दिया जाता है सिग्नेचर लेके। हाँ, लिख के कुछ जगह छोड़ दी जाती है। ब्लैंक पेपर पर साइन कराया? नहीं, ब्लैंक पेपर नहीं रहता है, नियम से लिखा जाता है, लेकिन छोड़ दिया जाता है गैप उसमें। हाँ, ऐड कर दिया जाता है। तो वो ऐड कर दिया जाता है तो हमको पता नहीं बाद में, जबकि हमने सिग्नेचर भी 2-3 महीने नहीं किया है, रोका है। लेकिन अब बहुत रिक्वेस्ट करने, भाई आप क्या तकलीफ़ है इसमें, आपको क्या नहीं है? तो मैं बोला ठीक है भाई, हमको तो कोई तकलीफ़ नहीं, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं अपना दवाखाना चलाता हूँ, मुझे इससे कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन आप लोग बोले इसलिए आया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इतना मैंने बोला था। काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी झगड़ा भी हुआ। उसके बाद एक उसमें सदस्य गुजर भी गए, उनके जगह पे सुरेंद्र जी आए, तो उसमें भी काफ़ी वो हुआ। विजय जी, आपसे सवाल। जी बोलिए। आपको पता था कि एक स्कूल में कुछ चल रहा है, ठीक है, तो इतना बड़ा निर्णय लेने के पीछे आपका कोई उद्देश्य होगा, आने के बाद क्या करेंगे? निश्चित है, और हमने मैनिफेस्टो में इसकी जिक्र भी किया हुआ है। जिस उद्देश्य के लिए, जो संकल्प लेकर, जो सपना लेकर यादव संघ की स्थापना हुई, मुझे मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वो सपने साकार नहीं हुए। जिस गति से हमें विकास करना चाहिए था, वो गति धीमी है, या कहो ठहरा हुआ पानी जैसे पिछले 2 दशकों से मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी देखते होंगे। जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी पहले संवैधानिक तरीके से नहीं हो रही है। और हमने जो इस जानबूझकर ये चुनाव में इस बार शामिल हुए, क्योंकि अगर मेरा मानना है कि अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो निश्चित बुरे लोग कब्जा कर लेंगे। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो चुनाव लोकतांत्रिक तरीका है उसको अपनाएं और उसको मानें। और जो अगर समय है आपके पास, मैं रिटायर्ड मान के चलिए, मुझे मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप अपने समाज का काम किया जाए। उस उद्देश्य को लेकर यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आया। और मेरा जो मैनिफेस्टो एकदम साफ़ है, थोड़ा सा अलग बना के रखा हुआ है। जैसे कि हमारा उद्देश्य साफ है शिक्षा। हमारे बुजुर्गों ने हमारे विरासत में स्कूल स्टार्ट किया। शिक्षा पे बहुत बड़ा सवाल जी, आ रहे हैं आपके पास, उससे नहीं हम आ रहे हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है शिक्षा के ऊपर। हम आ रहे नहीं, सबके मैनिफेस्टो आ रहे। सुरेंद्र जी, आपसे सवाल बताइए। सुरेंद्र जी, आपसे सवाल। यस, बताइए। ठीक है सुरेंद्र जी, आप जब टीम में थे, ठीक है, बराबर, 2018 से लेके और लास्ट 3 महीने तक थे, ठीक है, चुनाव कराने की प्रक्रिया में आपका कितना बड़ा रोल रहा? मतलब जो आपके चुनाव की बात कर रहे हैं, हाँ, कि जो हमने चुनाव करके आया तो उसकी बात कर रहे हम हैं। उसकी बात ही नहीं कर रहे। देखिए, हमारा जो उद्देश्य था कि आना है उद्देश्य से और अपना डेवलपमेंट के उद्देश्य से आना था, और साथ साथ चुनाव कराना है, पारदर्शिता लाना है। आपने कमेटी के सामने रखा, कमेटी से आपने कितना बड़ा योगदान किया? मेरा तो योगदान तो बहुत बड़ा है। अगर हम लोगों ने मेहनत नहीं की होती तो आज ये लेवल पे नहीं आया होता। आपको पता है कि बाहर से काफ़ी लोग लड़ सकते हैं, लेकिन अंदर रह के लड़ना बड़ी मुश्किल होता है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें के लिए मैंने अंदर रह के लड़ा हूँ, अपने कमेटी से लड़ा हूँ कि ये चीज़ गलत नहीं होना चाहिए। जो हमारा उद्देश्य है, जो हमने लोगों तक गए हैं, लोगों तक पहुँचाएंगे, हम इलेक्शन कराएंगे, पारदर्शिता लाएंगे, उस पर आप काम करना चाहिए। ठीक है। अरे हाँ, सुरेंद्र जी जैसा डॉक्टर महेंद्र जी से उन्होंने एक लाइन बड़ी गंभीर मिनट रूप में एडिशनल बातें लिखना, तो साइन हो जाती है। आप जब थे कमेटी में, तो आपके सामने अभी आपने बोला कि हमें नहीं जम रहा था, थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या पॉइंट थे जो आपको सूट नहीं कर रहे? देखिए, वहाँ पे कैसा था कि जब हम लोग पहले आए हुए थे, सारी चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही थी। और जैसे वहाँ पे आया था, वहाँ की ज़मीन जो है क्या नाम से डेवलपमेंट मतलब कि नाम पे नहीं थी। कहाँ की? साकी नाका की ज़मीन। 7/12 पे नाम नहीं चढ़ा था। हम लोग आए, हमारे कमेटी 7/12 पे नाम चढ़ाए, ठीक है। जो स्थिति वहाँ बिल्डिंग की जर्जर स्थिति थी,
आपने अब का फ़ोटो देखिए, पहले का फ़ोटो है, मैं ला के आपको दिखा दूंगा। वो स्थिति थी, काफ़ी जर्जर थी। हमने उसको अच्छे से पेंटिंग डेवलपमेंट सारी की चीज़ें कराई। जैसे आपने कहा कि वहाँ पे अपना मिनट ऑफ बुक पे, ठीक है, मिनट ऑफ बुक पे चेंजेस होता था। हमने विरोध किया है, ना नहीं बोल रहे हैं कि देखिए वहाँ पे बैठते थे कुछ लोग, बोलते हैं ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, ये चीज़ गलत है। मैंने ओरल भी बात किया हूँ, राइटिंग में भी बात किया हूँ, आप लोग को चाहिए एविडेंस में दे सकता हूँ। तो वहाँ पे चीज़ें भी मैं वहाँ साइन नहीं करता, विरोध लिखता था, भैया मिनट बुक मेरा विरोध लिखी, ये चीज़ गड़बड़ हो रही है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वहाँ पे कभी साइन करा लिया जाता, बाद में 2 लाइन ऐड कर लिया जाता, जो मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मैं कहता था जब खत्म हो रहा है मिनट बुक, आज हमारी मीटिंग खत्म हो रही है, इसको क्रॉस करके आप साइन कर दीजिए। तो इससे यहाँ पे कभी कभार स्थिति बनी रहती थी। ठीक है, जयवीर जी, आप इनकम टैक्स कंसल्टेंट हो, इनकम टैक्स के, आपसे एक सवाल पूछना है। यदि एफडी स्कूल का हो, ठीक है, या कोई भी एफडी हो, और इनकम टैक्स जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। यस, उसमें एक्चुअल में कैसा है कि वो तो आजकल 26 एस में ऑलरेडी संस्था के पैन के बेसिस पे रिफ्लेक्शन आ जाता है। लेकिन मैं बहुत अभी ये सब चीज़ सोच के बड़ा असमंजस में हूँ कि 1927 से संस्था बनी हुई है और 1972 में रजिस्टर्ड हुई, और उसके बाद भी हमारे मुख्य लोग जो थे, रिस्पेक्टेड लोग थे, उन्होंने आज तक 12A और ATG नहीं किया। तो आखिर ऐसा मतलब अभी अब मेरे मन में चीज़ें आ रही कि ये चीज़ तो बहुत पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि ये टैक्स अपना जाता ही नहीं। अगर उस समय हमने 12A एप्लीकेशन किया रहता है, क्योंकि हमारी संस्था है, हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो अगर वेलफेयर के लिए काम करते हैं तो बाकायदे कायदे से जो जुड़ा हुआ उसका हमें सब सर्टिफिकेट लेके हमारे संस्था को लगाना चाहिए। और वो चीज़ इसमें नहीं चूक है तो ये हमारा तो मतलब अपना सब अपने भाइयों का पैसा गया हुआ है। और उसमें कैसा रहता है कि एफडी ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स को पावर रहता है कि वो अपना रेवेन्यू आपके बैंक में लेटर देके वो रिकवरी कर सकता है। अच्छा, नहीं, हम ये पूछ रहे हैं इनकम डिपार्टमेंट जो है उसकी जो पेनल्टी है वो ऑटोमेटिक बैंक से डिडक्ट कर सकता है। अब एक चीज़ ज़रा क्लियर कर दीजिए, हमारे पास कुछ डेटा है, डेटा बताएंगे। कभी कभी का टीडीएस कटा है, वो कितना कटा है? देखिए 2018-19 में 5 लाख समथिंग 71,000 यानी 5.5 करोड़ एफडी था। लेकिन नेक्स्ट ईयर वो एफडी घट करके आ जाता है 97,000 यानी 1 करोड़ पर आ जाती है। उसके नेक्स्ट ईयर में वो आ करके वो 1 करोड़ भी ख़त्म हो गया, 5 करोड़ से समथिंग था वो ख़त्म हो गया, 1 करोड़ पर आया, वो भी ख़त्म होकर माइनस 2021-22 में 32 लाख रुपया माइनस में आ जाता है। अब ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे, हम इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से अगर हम जानना चाहें, चाहे प्रक्रिया जो भी हो, उस प्रक्रिया के हम जानना चाहें कि कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है, खर्चा हुआ तभी तो एफडी तोड़ा गया। एफडी तोड़ने वाला कौन है? बिना सिग्नेचर के एफडी नहीं टूटेगा। इनकम टैक्स ने 5 करोड़ लिया, सब लोगों ने बताया, तो वो 5 करोड़ का क्या हिसाब बने? पहले से लोग नहीं भर रहे हैं, लिया, लेने के बाद 32 लाख माइनस होने के बाद, सुरेंद्र जी आप भी जवाब दीजिएगा, 32 लाख लेने के बाद भी आज इनकम टैक्स का अमाउंट लगभग 1 लाख से 1 करोड़ के आसपास आज भी बाकी है। अब आपसे हमें ये जानना है कि ये जो एफडी तोड़ा, इनकम टैक्स लिया, वो तो बता देगा, और इतना खर्चा जो हुआ है जो इनकम टैक्स में दिखाया गया है, और ये साइन है अमरदेव की, लास्ट वाली जो इनकम टैक्स फाइल हुई है उनमें उनका नाम, 2 साइन में 18 से साइन, जो इनकम टैक्स में फाइल हुआ है वो फाइल करने वाला शख्स है अमरदेव। तो थोड़ा सा आप यही ज़रा बता दीजिए कि हमको मिल जाएगा किसी प्रोसेस से हिसाब इनकम टैक्स से। Actually- पेपर है, इसमें लास्ट जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की गई है उसमें लास्ट में अमरदेव यादव का नाम आता है। नहीं, बेसिक चीज़ कैसा है ना कि आप अगर डिपार्टमेंट में जाएंगे ना और अपनी संस्था है, संस्था में नॉर्म जो भी सदस्य रहेगा एक एप्लीकेशन करेगा कि भाई हमारी यहाँ पे चीज़ें त्रुटि हुई है, हमारे को ऑब्जेक्शन से वो चीज़ें देखना चाहिए। तो वो आपको अभी कैसा है कि पहले सिस्टम में सब चीज़ें दिखती थी, अब क्या कहता है हम लोग सिस्टम पे अपलोड करते हैं। अभी जो ऑडिटर रहेंगे, आप ऑडिटर से बैलेंस शीट ले सकते हैं, बैलेंस शीट में अपना क्लियरिटी आएगा, प्रॉफिट पे ही टैक्स लगता है। अगर हमने 12A नहीं लिया तो पहली बात 12A तो आप टैक्सेबल एलिजिबिलिटी अपनी आ जाती है संस्था को। अगर इनकम डिक्लेयर किया है तो इनकम डिक्लेयर किया तो गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू लेगी। मैं आपको रोक रहा हूँ, Yes. ऐसा लगता है
कि कई साल तक इनकम टैक्स भरा ही नहीं गया है, इसीलिए जो है हो सकता है नहीं हो सकता है नॉन फाइलिंग का आपका पेनल्टी हो। उनके कह रहता है कि उनके डिपार्टमेंट में क्या रहता है कि पैन पे सब सिस्टम पे दिखता है, पैन सिस्टम पे सब दिखता है कि इस बैंक में इतना अमाउंट है, ये बैंक में, उनके पास इमीडिएटली आज हमारी आपकी स्क्रूटनी करती है तो बताते नहीं आपको, वो डायरेक्टली एक लेटर आपके बैंक में दे देंगे और आपको ईमानदारी से पूछेंगे कि भाई अपनी बैंक स्टेटमेंट आप दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो उनके पास ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आ जाती हैं और बैंक किसी भी रेवेन्यू को रोकता नहीं है। अगर डिपार्टमेंट का चीज़ें जाती है ना लेटर, वहाँ से डायरेक्टली एडिशनल कमिश्नर का साइन होके वो बैंक में जाती है कि भाई ये चीज़ है, इसकी लाइबिलिटी है, आप इसकी इतने अमाउंट को होल्ड कर दीजिए, तो वो आपको बिना इन्फॉर्मेशन को अमाउंट होल्ड कर देगा। और जब आप पैसा मांगने जाएंगे उससे तो आपको बोलेगा कि भाई आप डिपार्टमेंट में जाइए, हमारे को लेटर आया, आप वहाँ से कन्फर्मेशन लाइए तो हम रिलीज़ करेंगे। हमारे पास जो डेटा है उसमें 24 अकाउंट है जिनको बंद किया, सारे बैंक नेशनलाइज्ड बैंक हैं और इसके अलावा इनकम टैक्स के भी पेपर हैं जो निकाला गया है। इसमें कहीं भी एफडी और का जिक्र नहीं है, मतलब पैसा एफडी का कहाँ गया। ये जीत के आएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे 100% मेरे से जो भी डाउट्स रहेगी डिपार्टमेंटल या टैक्सेस के हिसाब से हम उसको पूरी क्लियरिटी हमारा पैनल आपको देगा और समाज को आगे प्रोग्रेस के तौर पे बढ़ाएगा, ये अपनी गारंटी है। हमारा अनुरोध है, आप समाज से आते हैं, चुनाव में हार जीत का तो होता ही रहेगा, लेकिन आप इस पर कार्रवाई कीजिए कि समाज का इतना बड़ा नुकसान है, इसे कैसे वापस ले आया जाए और पूरा तो पूरा नहीं, कुछ तो लाया जा सके। बेसिक चीज़ कैसा है ना कि रामसोहन भाई, ऐसा है कि इसमें अपने को ना पहले देखना पड़ेगा कि आपके ऑडिट में क्या रिपोर्ट सबमिट हुई है, उन्होंने क्या कंप्लायंस दिया है, और फिर वो कंप्लायंस नहीं, पहले रिपोर्ट तो मैं डिपार्टमेंट से देख सकता हूँ, लेकिन ऑडिट शीट क्या है इसमें अभी कैसा पहले सब चीज़ उनके पास सबमिशन होता था, आज हम क्या ऑनलाइन सबमिशन करते हैं। और ये संस्था में क्या रहता है, संस्था में अगर अपना अमाउंट इसमें तो दिखेगा, नहीं तो बाकी जिसकी एग्जम्पशन संस्था होती है उसके अमाउंट खाली डालते हैं पर टैक्स में जीरो आता है। जब आप रिटर्न प्रिंट आउट करेंगे तो वहाँ पे टैक्स इनकम में जीरो आएगा, क्योंकि एफडी का इंटरेस्ट जीरो रहता है। रेवेन्यू जो भी रहती है, इंटरेस्ट ऑन एफडी या अदर इंटरेस्ट कोई चीज़ रहता है वो संस्था जीरो में ही रहता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। वो खाली डिक्लेरेशन रहेगा कि इतना ब्याज मिला है, बाकी आपका टैक्स है जीरो। चलिए, समाज के लोगों से कहना चाह रहे हैं कि जगविंद जी आए हैं, देखते हैं जो समाज का लॉस हुआ है उसको कितनी रिकवरी करा पाते हैं, ये उम्मीद लेके। और सारे समाज की तरफ से मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे आज से आप ध्यान देना शुरू कीजिए। सुरेंद्र जी, आपसे सवाल है कि आप संस्था में थे, ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइए, शेड्यूल 1 में जितने लोग हैं वो टिल डेट तक आज हैं या नहीं है? 2011 से लेके शेड्यूल 1 में तो ऑलरेडी दो लोग तो है ही हैं, ऑलरेडी तो अपने आप को शेड्यूल 1 तो समझ ही रहे हैं। नहीं है कि नहीं, पेपर पे बात कर रहा हूँ ना, समझने से कुछ नहीं होता। नहीं, पेपर पे ऑलरेडी हैं वो लोग, शेड्यूल 1 में है। हाँ, तो जो शेड्यूल में क्यों हैं, क्योंकि इलेक्शन जो चैरिटी के ऑब्जर्वेशन में होना था, जो कि 2011 में हुआ, उसके बाद हुआ नहीं। तो 2011 के बाद चैरिटी भी कहती है कि शेड्यूल 1 में जो था वही क्या नाम से प्रेसिडेंट है, शेड्यूल उसका कहना है, किसका, चैरिटी कहना है, क्योंकि जो अपना बैंक ऑपरेटिंग अभी मिला हुआ है शेड्यूल 1 को ही मिला हुआ है, तो हम कैसे माने कि वो नहीं है। अच्छा, शेड्यूल 1 में अभी एक लास्ट हमारे पास जो सबमिट हुआ है शेड्यूल 1 की चेंजिंग रिपोर्ट, ठीक है, उसमें जो पुराने अध्यक्ष थे उनका नाम नहीं है। पुराने अध्यक्ष में अजय यादव जी का, अच्छा 2022 का नहीं, उनकी तो काफ़ी सारी चेंज रिपोर्ट पड़ी, मेरे ख्याल से 4 चेंज रिपोर्ट पड़ी हुई है उनकी। नहीं, चेंज रिपोर्ट उनकी पड़ी हुई ना, जो लास्ट में अभी रिपोर्ट पड़ी है, कहने का मतलब शेड्यूल 1 में उनका नाम है अजय यादव का, तो जो लास्ट में शेड्यूल जो अभी जो पढ़ रही है, हाँ, उसमें से कैसे वो गायब हो गए? अभी उसमें से कैसे गायब हो गए तो वही बता सकते हैं कैसे गायब। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अभी देखिए, मैं अभी पेपर के हिसाब से अभी वो कैसे गायब हो मुझे भी पता नहीं है। अभी जिस तरह हमारे अवधेश जी के पिताजी हैं अदालत यादव जी, 2011 के बाद चुनाव जब होने के बाद फरवरी में जाके 12 में ख़त्म हुआ, कार्यकाल ख़त्म हुआ, तब अदालत जी और अपना इनका नाम क्या है, अजय जी और श्यामनारायण जी एक बैठक की उन्होंने, जैसे लोग समाज कर रहा है, मैं मिला भी था कि ये शुरुआत। आप वही बात करिए जो ऑन पेपर हो, जिसको हम आपसे स्पष्टीकरण मांगे तो आप दे सकें। अच्छा, लोग कहते हैं आपने सुना, वो बात कुछ भी लगता है। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऑन पेपर ही बता रहा हूँ ना। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ अदालत जी का, ऑन पेपर बता रहा हूँ, इसका एविडेंस चाहिए तो मैं आपको कल प्रोवाइड कर सकता हूँ।
ठीक है। इन्होंने क्या किया कि चैरिटी के ऑब्जर्वेशन में चुनाव नहीं हुआ, बिल्कुल। तो नहीं होने के बाद सिलेक्शन, हमारे बायोलॉजी में, आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ पढ़िए आप, उसमें सिलेक्शन और अपना इलेक्शन दोनों ऑप्शन है। करेक्ट। तो जैसे समाज बैठता था कि ठीक है भैया, सोच समझ से हम लोग एक दूसरे को पदाधिकारी मान लेते हैं, उस जब अदालत जी ने ऐसा किया तो वही चीज़ होते आ रही है कि आपस में जो समाज एक्टिव है, तैयार है, चलो इनको अध्यक्ष बना दिया जाए, इनको ये बना दिया, उसी वजह से सब होते आ रहा है, जो कि चैरिटी के ऑब्जर्वेशन में क्या नाम से नहीं हुआ। चैरिटी के ऑब्जर्वेशन में जो चुनाव होने जा रहा है, आज होने जा रहा है, जो 7 जनवरी को होने जा रहा है, 13 साल हाँ। के बाद। अगर यही पहले ये लोग ने चैरिटी के ऑब्जर्वेशन में चुनाव कराया होता तो आज ये मारामारी की नौबत नहीं होती, न हमारा नुकसान होता था, मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं होती।